गुड इवनिंग बच्चों, हाउ आर यू? गुड। सो बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ इलेक्ट्रिक करंट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था। दैट वाज इलेक्ट्रिक सेल। क्या बताया था कि इट इज ए डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या कहा था मैं आपको कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, वन इज द प्राइमरी सेल, अनदर इज द सेकेंडरी सेल. In primary cell, directly chemical energy is converted into electrical energy, but in secondary cell, first electrical energy is stored in the form of chemical energy, then it is converted into electrical energy. तो क्या कहा था मैंने कि प्राइमरी सेल को हम रिचार्ज नहीं कर सकते, सेकेंडरी सेल को क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं. प्राइमरी सेल में क्या है, नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन है, सेकेंडरी सेल में क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है. और मैंने क्या कहा था कि प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए जो भी हम जितने भी सेल यूज करते हैं, बैटरीज यूज करते हैं, वो क्या है आपके पास सेकेंडरी सेल है. व्हाट इज द डिफरेंस, क्या बताया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी? डिफरेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स इज कॉल्ड बैटरी. और क्या कहा था मैंने कि हाउ इट इज डिफाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल. और क्या कहा था कि सेल करता क्या है, इट डेवलप्स ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रेजिस्टेंस. So how we have defined the EMF of the cell? When we are drawing no current from the cell, in that case the potential difference across its terminal is called EMF of the cell. Resistance offered by the electrolyte of the cell is called its internal resistance. When current is withdrawn from it, then it is called potential difference or terminal voltage of the cell. और क्या कहा था कि what is the difference between potential difference and EMF? EMF of the cell, EMF of the cell can be called as potential difference when no current is withdrawn, but potential difference cannot be called as EMF of the cell. EMF of the cell is not depending upon load resistance, but potential difference is depending upon where we are drawing the current across the resistor. EMF of the cell always greater than potential difference except one case when the cell is charging, but potential difference is always lesser than the EMF of the cell. EMF of the cell, I told you कि depending upon the nature of the electrolyte and electrodes and nothing more. Clear? और मैंने क्या कहा था, if there is a cell of EMF E and its internal resistance is small r and a resistor capital R across which I current is withdrawn, then I is equal to E upon capital R plus small r. क्या कहा था कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, जितना करंट हम सेल से विड्रॉ कर पॉजिटिव टर्मिनल से विड्रॉ करते हैं, उतना ही करंट सेल के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है, वही सारा टोटल करंट इंटरनल रेजिस्टेंस में फ्लो करता है. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड रेजिस्टेंस. जितना जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगे हैं वो उसके साथ हमेशा क्या होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है. क्लियर? तो क्या बन गया था यहाँ पे, I is equal to E upon capital R plus small r. I into capital R or E minus I into small r. This is called terminal voltage of the cell. और क्या कहा था कि internal resistance of the जो cell है, that depends upon three factors depending upon the how much electrodes are dipped in the electrolyte, what is the separation between the electrodes and also कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल. इन तीन फैक्टर्स के ऊपर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड. और आई टोल्ड यू कि व्हेन वी हैव टू विड्रॉ द मैक्सिमम करंट फ्रॉम द सेल, इन दैट केस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल शुड बी इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस. फिर मैंने आपको क्या कहा था कि अगर सपोज कर लो कि भी करंट इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है या सेम रखना है, तो उसके में वी आर यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. देयर आर, तो मैंने सीरीज, पैरेलल और दोनों की ग्रुपिंग मींस कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन आपके साथ डिस्कस किया था. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कहा था कि अगर एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव के साथ, फिर पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से इकट्ठे जुड़े हुए हैं, देन दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन. इफ देयर आर n cells of EMF E1, E2, E3 dash dash En, their internal resistances are R1, R2, R3 dash dash Rn. They are connected with across a load resistance capital R. In that case, the total EMF of the cells is equal to
क्या आ गया था, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 डैश डैश प्लस En, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश प्लस Rn, और टोटल करंट विड्रॉन फ्रॉम दिस सेल्स I इज इक्वल टू क्या आ गया था, E1 प्लस E2 प्लस E3 डैश डैश प्लस En होल डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश प्लस Rn. क्लियर? व्हेन ऑल these cells are having equal EMF, तो I क्या आ गया था, Ne अपॉन कैपिटल R प्लस NR आ गया था. क्लियर? और यहां पे कहा था कि अगर लोड रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, I क्या आ गया था, Ne अपॉन कैपिटल R आ गया था. और इस केस में क्या कहा था कि करंट विड्रॉन फ्रॉम द सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सेल्स. जितने ज्यादा आप सेल्स लगा दोगे करंट बढ़ता जाएगा, अगर लोड रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है. क्लियर? नेक्स्ट आपको कहा था अगर लोड रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज, वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, उस केस में I इज इक्वल टू क्या आ गया, E बाय स्मॉल आ गया, R आ जाएगा. उस केस में क्या है, करंट विड्रॉन फ्रॉम द सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स. है जितने मर्जी सेल्स सीरीज में लगा दो, आपके पास करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कहा था कि अगर सब बैटरी के सेल्स के जितने भी पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं वो इकट्ठे लगे हुए हैं, नेगेटिव टर्मिनल इकट्ठे लगे हुए हैं, और लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R के साथ वो कनेक्टेड है. देयर इज वन मोर, एक मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन में, देखो कि क्या कहा था, इफ देयर आर n सेल्स जिसमें से m सेल्स रोंगली लगे हुए हैं, रोंगली मींस नेगेटिव नेगेटिव आपस में जुड़े हुए हैं, तो उस केस में उस सेल की हम EMF क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं. इफ देयर आर n सेल्स out of which m number of cells are connected wrongly, उस केस में टोटल EMF of the cells क्या आ जाती है, n minus 2m into E आ जाती है. टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस of the cells remain NR. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कहा था कि पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ all the cells are connected together and negative terminals are connected together across which a load resistance capital R is connected. In that case, if there are m number of cells of EMF E1, E2, E3 dash dash EM, their internal resistances are R1, R2, R3 dash dash RM. In that case, the total current withdrawn from these cells I is equal to क्या कहा था, E1 by R1 plus E2 by R2 dash dash plus EM by RM whole divided by 1 plus capital R into 1 by R1 plus 1 by R2 dash dash plus 1 by RM. और क्या कहा था, E1 by R1 plus E2 by R2 dash dash plus EM by RM whole divided by 1 by R1 plus 1 by R2 dash dash plus 1 by RM is the equivalent EMF of the combination of the parallel combination of these cells. And 1 by R1 plus 1 by R2 dash dash plus 1 by RM is equal to 1 by R is the equivalent resistance of this parallel combination. Clear? और क्या कहा था, if all these cells are of equal EMF and equal internal resistance, in that case current withdrawn from this cell is equal to क्या आ जाएगा, कैपिटल E divided by कैपिटल R plus R by M. और इस केस में मैंने बताया था कि when the cells of equal EMF are connected in parallel, total EMF of the cell is taken as EMF of either of cells. फिर आपके पास मैंने डिस्कस किया था, if there are n cells of each of EMF E and internal resistance small r and such n cells are connected in series or such type of m rows are connected in parallel and through a load resistance capital R, total current withdrawn from the cell is equal to Ne upon capital R plus NR by M आ गया था. एक क्वेश्चन देखिए, there is a question कहता है 4 volt batteries internal resistance is 0.1 volt, 0.2 volt, 0.3 volt, 0.1 ohm, 0.2 ohm and 0.3 ohm are connected in parallel and in series with a 2.045 ohm resistance is connected. It is asked what is the equivalent resistance of the circuit. Second, what is the equivalent voltage, what is the terminal voltage of the equivalent cell and the terminal voltage of each cell. तो ये सब कुछ पूछा गया है आपके पास. तो पहले तो हम इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे. 3 सेल्स हैं और these are the 3 cells किसमें लगे हुए हैं,
पैरेलल में लगे हुए हैं। सबकी ईएमएफ कितनी दी हुई है? व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ ई सेल इज 4 वोल्ट। हर सेल क्या है? 4 वोल्ट का है। सबकी ईएमएफ क्या है? इक्वल है, लेकिन सबकी इंटरनल रेजिस्टेंसेस क्या है? डिफरेंट है। पहले एक सेल की क्या है? 0.1 है, एक की क्या है? 0.2 है, और एक की क्या है? 0.3 है। और ये सभी के सभी तीनों सेल्स आर कनेक्टेड अक्रॉस ए लोड रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर, दैट इज ऑफ हाउ मच? दैट इज ऑफ 2.045 ओम के साथ लगे हुए हैं। अब इस क्वेश्चन में एक बड़ा क्लियर है कि आपके पास यहां पे जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगी सेल की इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाएगी इस कॉम्बिनेशन की? दैट विल बी द ईएमएफ ऑफ आइदर ऑफ सेल, दैट विल बी 4 वोल्ट। अब इसने पूछा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? 0.1, 0.2, 0.3। ये सभी तीनों क्या हैं? आपके पास पैरेलल में लगे हुए हैं। इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी? अगर कैलकुलेट करेंगे इट कम्स 0.05 ओम आ जाएगी। और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 2.045 के साथ क्या है? सीरीज में है। तो टोटल क्या बन जाएगी? दैट बिकम्स 2.1 ओम बन जाएगी। क्लियर? व्हाट इज द टर्मिनल? अब हाउ मच करंट इज विथड्रॉन? टोटल करंट विथड्रॉन फ्रॉम द सेल्स आई क्या होगा? तुम्हारे पास I इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ईएमएफ 4 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है? 2.1 है। तो करंट विथड्रॉन फ्रॉम द सेल्स क्या आ जाएगा? दैट विल बी 1.9 एम्पियर क्या होगा? टोटल करंट विथड्रॉन फ्रॉम दिस सेल्स हो जाएगा। अब पूछा गया है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ई सेल। इस सेल की टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी? E माइनस I इंटू R1। E इज 4, I इज 1.9, R1 इज 0.1। इसकी आ जाएगी। जो आपके पास सिमिलरली इसकी क्या आ जाएगी? आपके पास जो इक्विवेलेंट ईएमएफ इसकी होगी, टर्मिनल वोल्टेज इसकी होगी, वही टर्मिनल वोल्टेज इसकी होगी, वही टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी? इसकी होगी। अब इसमें एक चीज है कि आपने सभी के क्रॉस I क्या 1.9 एम्पियर नहीं लेना। इसका करंट कुछ और होगा, इसका करंट कुछ और होगा, इसका करंट कुछ और होगा। तो आप ये करंट निकालने की बजाय टर्मिनल वोल्टेज निकालने हैं, आप सीधा क्या करो? V इज इक्वल टू क्या कर लीजिए? I इंटू R कैलकुलेट कर लीजिए। 2.045 इंटू मल्टीप्लाई बाय 1.9 एम्पियर कर दीजिए। ये क्या होगी? दिस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टेंस विल बी द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ई सेल की क्या आ जाएगी? वो टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखिए। कहता है हाउ वुड यू अरेंज 20 सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम to give maximum current through an external resistance of 5 ohm. Find the current also. The question is कि आपके पास 20 सेल्स दिए हुए हैं। 20 सेल्स को इस तरह से एडजस्ट करना है। सब 20 सेल्स जितने भी सेल्स दिए हुए हैं सबकी ईएमएफ सेम है, सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, और जो सबकी ईएमएफ है 1.5 वोल्ट है, और इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है? 1 ओम दी हुई है। और इनको किसके साथ कनेक्ट किया है? 5 ओम लोड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया है। कहते हैं इन सेल्स को हम किस तरह से अरेंज करें ताकि हम इस सर्किट में क्या है? मैक्सिमम करंट विड्रॉ करें। तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि n सेल्स को सीरीज में लगा दें। सच टाइप ऑफ m रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे? n इंटू m, दैट विल बी इक्वल टू I। और जो करंट विड्रॉन होगा फ्रॉम दिस सेल्स I इज इक्वल टू क्या होगा? Ne अपॉन कैपिटल R, E अपॉन कैपिटल R प्लस NR बाय M। ये आपके पास क्या होगा? टोटल करंट विड्रॉन फ्रॉम दिस सेल्स होगा। I इज इक्वल टू Ne होल डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस NR बाय M, क्योंकि आपके पास ईच रो की ईएमएफ कितनी है? N है। ऐसी रोज पैरेलल में लगी हुई हैं, तो जब पैरेलल में होता है तो ईएमएफ ऑफ आइदर ऑफ सेल होती है। अब मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना है, तो मैक्सिमम करंट ड्रॉ करने के लिए क्या कंडीशन है? कैपिटल R शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? NR बाय M होना चाहिए। क्लियर? एक कैपिटल R की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 ओम दी हुई है। स्मॉल r की वैल्यू कितनी दी हुई है? दैट इज गिवन ऑफ 1 ओम। तो यहां से आपके पास क्या होगा?
कि एक n/m में ये रिलेशन आ गया, क्या आ गया, n/m इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया, मींस n इज इक्वल टू क्या आ गया, 5m आ गया। 5m स्क्वायर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, m स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, m कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इट मींस दैट m 2 आ गया, n कितना आ गया आपके पास, 10 आ गया। तो हमें क्या करने पड़ेंगे, 10 सेल सीरीज में लगाने पड़ेंगे और वैसी 2 रोज क्या है, पैरेलल में लगानी पड़ेगी, जिससे आपके पास इस कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम करंट विड्रॉ हो जाएगा। नाउ अब हम इस सेल की अगर जब भी आपने ईएमएफ मेजर करनी है तो दिस ईएमएफ ऑफ द सेल कैन नॉट बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर। क्यों? ईएमएफ की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल? when no current is withdrawn from the cell, in that case potential difference is called EMF of the cell. So when we are trying to measure the EMF of the cell with the help of voltmeter जब भी potential difference measure करता है, current withdraw करता है। अगर उसने करंट विड्रॉ कर लिया तो इट मीन दैट वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल नॉट बी ए ईएमएफ ऑफ द सेल। सो हाउ दिस ईएमएफ ऑफ द सेल इज मेजर्ड? जस्ट रिमेंबर, ईएमएफ ऑफ द सेल मेजर करने के लिए वी आर हैविंग ए वायर दैट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर वायर। इस पोटेंशियोमीटर वायर के साथ क्या कर सकते हैं, हम सेल की ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। व्हाट इज दिस पोटेंशियोमीटर वायर? इट इज ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया प्रोसेक्शन। ये एक यूनिफॉर्म एरिया प्रोसेक्शन की वायर है जिसमें कांस्टेंट करंट फ्लोज करता है। इसमें क्या है, कांस्टेंट करंट फ्लो करता है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ होता है। दिस सिंपल वायर इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर वायर। ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर है और इसी से हम क्या करते हैं, सेल की ईएमएफ मेजर करते हैं। हाउ ईएमएफ ऑफ द सेल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर। क्या करते हैं, द सेल इस पोटेंशियोमीटर वायर में पहले कांस्टेंट करंट फ्लो कराते हैं। दिस इज ए सेल। इस सेल के साथ हम इस वायर में एक कांस्टेंट करंट फ्लो कराएंगे। ये वो सेल नहीं है जिसकी हमें ईएमएफ मेजर करनी है, ये वो सेल है जिससे हम इस वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो कराएंगे। क्लियर? तो दिस इज ए सेल whose EMF is EP, let its internal resistance is RP and this is connected to a load rheostat। rheostat एक ऐसा है जिससे हम सर्किट में क्या कर सकते हैं, करंट की वैल्यू वेरी कर सकते हैं। तो दिस इज कनेक्टेड बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस वी कैन वेरी द वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस दिस पोटेंशियोमीटर वायर। So this is a circuit. With the help of this we will be able to measure the EMF of the cell। अब देखिए, सपोज कर लो कि ये जो आपके पास पोटेंशियोमीटर वायर है, इस पोटेंशियोमीटर वायर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, आपके पास RP है। RP is the resistance of potentiometer wire। Now how much current is withdrawn? कितना करंट विड्रॉ होगा फ्रॉम दिस सेल? सेल से जो करंट विड्रॉन होगा I इज इक्वल टू EP अपॉन RP प्लस RH प्लस कैपिटल RP। दिस इज द करंट विड्रॉन फ्रॉम दिस सेल। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पोटेंशियोमीटर वायर? पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I इंटू RP। I क्या है, EP अपॉन RP प्लस RH प्लस RP। क्लियर? एंड व्हाट्स अबाउट RP? RP को क्या लिख सकते हैं, रो L अपॉन A। अब यहां पे ये सारा फैक्टर क्या है, दिस होल फैक्टर इज, ये सारा का सारा फैक्टर क्या है, आपके पास कांस्टेंट है। तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पोटेंशियोमीटर वायर Vp क्या आ गया, K इंटू L। पोटेंशियल डिफरेंस across this potentiometer wire is directly proportional to its length, means this is the principle of potentiometer wire जिसके साथ हम इस पोटेंशियोमीटर के साथ we will be able to measure the EMF of the cell। अब देखिए कि कैसे हम सेल की EMF मेजर करेंगे। The cell whose EMF is to be measured
इज कनेक्टेड हियर, उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये वो सेल है जिसकी हमने ईएमएफ मेजर करनी है। इट इज कनेक्टेड थ्रू ए जोकी के साथ हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। जोकी क्या है आपके पास, एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या है इस पोटेंशियोमीटर वायर के साथ क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। जब मूव करके हम इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं थ्रू ये जोकी जो है थ्रू एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू क्या है इस पोटेंशियोमीटर वायर के साथ कनेक्टेड है। दिस इज ए गैल्वेनोमीटर। क्लियर। अब क्या होगा, क्या करते हैं हम इस कॉन्टैक्ट पॉइंट को इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर मूव करवाते हैं। जैसे हम मूव करवाएंगे क्या होगा, आपके पास एक लेंथ ऐसी आ जाएगी। सपोज दिस लेंथ कम्स दैट इज स्मॉल एल, एक लेंथ कितनी आ जाती है, स्मॉल एल आ जाती है। उस लेंथ के ऊपर व्हाट वी आर फाइंडिंग कि जो आपके पास गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है वो क्या आएगी, जीरो आएगी। इस लेंथ एल के ऊपर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आ गई। अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो है, दैट रिजल्ट इंप्लाई दैट कि यहां से जो करंट फ्लो करेगा वो भी जीरो होगा। जब कभी भी जहां पे करंट जीरो होता है तो मींस वहां पे थ्रू आउट द पॉइंट पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। इट मीन दैट जो पोटेंशियल यहां पे होगा वही पोटेंशियल क्या होगा, यहां पे होगा। इट मीन दैट जो यहां पे भी करंट ही फ्लो कर रहा है, जो पोटेंशियल यहां पे होगा वही पोटेंशियल क्या होगा, यहां पे होगा। इट मीन दैट जो पोटेंशियल इस लेंथ एल के क्रॉस है वही पोटेंशियल क्या है, इस लेंथ के क्रॉस होगा। अब ये हमारे पास V2 माइनस V1 ये कितना होगा, मैंने कहा क्या कहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो V2 माइनस V1 क्या होगा, दैट इज इक्वल टू KL होगा। अब यहां पे हमारे पास क्या है, एक आपके पास मीटर रॉड लगी होती है, उस मीटर रॉड के साथ हम कोई भी लेंथ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये लेंथ की वैल्यू हमें पता चल जाएगी उस मीटर रॉड के साथ कि कितनी लेंथ के ऊपर आपके पास गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आई है, जीरो आई है। और याद रखो जिस लेंथ के ऊपर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आती है दैट इज आल्सो नोन एज, और जिस पॉइंट के ऊपर डिफ्लेक्शन द गैल्वेनोमीटर जीरो आती है दैट इज आल्सो नोन एज नल पॉइंट। उसे हम क्या कॉल करते हैं, नल पॉइंट कॉल करते हैं। क्लियर। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, KL आ गया। तो इट मीन दैट ये V2 माइनस V1 भी क्या होगा, KL होगा। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस है when no current is withdrawn from the cell. It is that potential difference when no current is withdrawn from the cell. और मैंने जैसे आपको बताया है what is the definition of EMF of the cell. It is a potential difference across its terminal when no current is withdrawn. तो ये आपके पास वो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया आपके पास जहां पे कोई करंट नहीं विड्रॉ किया। तो इट मीन दैट ए पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, EMF ऑफ द सेल के बराबर होगा। तो EMF ऑफ द सेल क्या आ गया आपके पास, KLRE। के यहाँ पे आपके पास नॉन फैक्टर है, इसकी वैल्यू दी होगी। लेंथ हम यहां से मेजर कर लेंगे इस मीटर रॉड से। तो आपके पास बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ K एंड L वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EMF ऑफ द सेल। क्लियर। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, इस पोटेंशियोमीटर वायर से वी कैन कंपेयर द EMFs ऑफ द टू सेल। दो सेल की EMFs को हम कंपेयर भी कर सकते हैं। क्या करें, एक सेल ये लगा दिया जिसकी EMF क्या है, E1 है। एक और हम इसके साथ सेल लगा देंगे जिसकी EMF कितनी है, E2 है। क्लियर। यहां पे हमने लगा दिया और क्या किया, यहां पे आपके पास एक टू वे की लगा। Here we are having a टू वे की, दो की दोनों सेल्स को हम क्या करेंगे, एक टू वे की के साथ हमने थ्रू द जो की हम कनेक्ट कर देंगे। दिस इज द टू वे की, दिस इज की K1, दिस इज द की K2। क्लियर। क्या करेंगे, पहले हम ये K2 को ओपन कर देंगे, K1 को, ये जो K1 की है इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। जब K1 की को क्लोज करेंगे इट मीन दैट ऊपर वाला सेल क्या है,
आउट ऑफ द सर्किट है। क्लियर। नाउ जॉकी को मूव करवाएंगे। व्हेन द जॉकी विल मूव वी विल गेट ए लेंथ, जहां पे इधर ये जो आपके पास गैल्वेनोमीटर लगा होगा, हियर वी आर हैविंग ए गैल्वेनोमीटर, इधर जो गैल्वेनोमीटर लगा होगा उसमें डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और वो लेंथ हम नोट कर लेंगे, लेट दिस लेंथ बिकम्स एट L1। तो जिस लेंथ के ऊपर जो हमारे पास जहां पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आई है और दिस इज ए नल पॉइंट, और उस नल पॉइंट की जो लेंथ है दैट गिव द EMF ऑफ द सेल। तो आपके पास इस सेल की EMF क्या आ जाएगी, KL1 आ जाएगी। क्लियर। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम K1 को ओपन कर देंगे, K2 को क्लोज कर देंगे। जब हम K1 को ओपन कर देंगे, E1 वाला सेल आउट ऑफ द सर्किट हो जाएगा। नाउ अगेन वी विल मूव द जॉकी, वी विल नोट द null point. Suppose null point now is coming at length L2, so that gives the EMF of the second cell, that is equal to KL2. So dividing by them, E1 divided by E2, that is equal to क्या आ जाएगा, L1 by L2। तो ये हमारे पास क्या होगी, this is the by noting the value of L1 and L2 we will be able to compare the EMFs of these two cells। Clear? Now next क्या है, we can also measure the internal resistance of the cell। हमने EMF ऑफ द सेल मेजर कर ली, सेल की EMF को कंपेयर कर लिया दो सेल की। यहां से हम सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम यहाँ पे एक नोन रेजिस्टेंस लगा देंगे। Here we will कनेक्ट ए नॉन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू क्या आपको पता है, इस सेल के साथ लगा दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये की K2 को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। We will here की K1 को क्लोज कर देंगे, K2 को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। नल पॉइंट नोट करेंगे। सपोज इट इज कमिंग एट लेंथ L1, that null point gives the EMF of the cell। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, दोनों की को क्लोज कर देंगे। दोनों कीज को क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, we will note we will get a deflection where we will get a point where deflection the galvanometer will be 0, we will get a null point, suppose it is coming at length L2। now अब क्या होगा कि आपके पास ये जो null point आएगा, this is not giving the EMF of the cell, that giving the terminal voltage of the cell। रीजन being कि आपके पास नो डाउट कि पोटेंशियोमीटर की तरफ तो कोई करंट विड्रॉ नहीं है, लेकिन ये सर्किट आपस में क्या है, कनेक्टेड है, लेकिन इस लोड रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रहा है। तो लोड रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करने के कारण ये जो नल पॉइंट आया है, दैट इज गिविंग द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल, दैट इज गिविंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है। तो दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ V। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KL2 आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देंगे, E by V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L1 by L2। और आप यहाँ पे E by V को क्या लिख सकते हो, 1 minus R अपॉन कैपिटल R लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू L1 by L2। तो यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल R इंटू L1 अपॉन L2, दिस कम्स L1 अपॉन L2 माइनस 1 आ जाएगी। सो मैंने आपको कहा था कि जो हमने रजिस्टर लगाया है इसकी वैल्यू क्या है, आपके पास नोन है। L1 की वैल्यू नोन है, पता चल जाएगी, L2 की वैल्यू नोन पता चल जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए इसके ऊपर छोटे छोटे से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। सुनिए पहला क्वेश्चन ही देखिए, कहता है विद ए सर्टेन बैलेंस with a certain cell the balance point is obtained at 65 सेंटीमीटर। नल पॉइंट को हम बैलेंस पॉइंट भी कॉल कर सकते हैं। फ्रॉम द एंड ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर विद अनदर सेल whose EMS differs from that of first by 0.1 volt, the balance point obtained is 60 सेंटीमीटर। अब बैलेंस पॉइंट जो है 60 सेंटीमीटर के ऊपर, देखो जितना ज़्यादा बैलेंस पॉइंट की लेंथ होगी, नल पॉइंट की लेंथ होगी,
उतनी ज़्यादा सेल की ईएमएफ होगी। अगर सेकंड टाइम में आपके पास नल पॉइंट की लेंथ कम हुई है, 60 सेंटीमीटर हुई है, दैट इम्प्लाई दैट उसकी ईएमएफ कम है। अगर आपके पास पहले सेल की ईएमएफ ई है तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K इंटू 65 आ जाएगा, क्योंकि उसकी नल पॉइंट क्या है 65 सेंटीमीटर के ऊपर है। अब दूसरे सेल की ईएमएफ हमें पता है कम है, क्योंकि नल पॉइंट भी कम है, वो क्या होगी, इट इज डिफर बाय 0.1 वोल्ट। अगर पहले की E है तो दूसरे की क्या हो जाएगी, E माइनस 0.1 हो जाएगी। तो E माइनस 0.1 उसके लिए नल पॉइंट कहां पे आ रहा है, 60 सेंटीमीटर के ऊपर आ रहा है, दैट इज इक्वल टू K इंटू 60 आ जाएगा। अब आपके पास दोनों को डिवाइड कर दो, E अपॉन E माइनस 0.1 दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 65 डिवाइड बाय 60 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास E की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, दैट कम्स 1.3 वोल्ट। अगर एक की 1.3 आ गई तो दूसरे की क्या होगी, 1.2 वोल्ट आ जाएगी। क्लियर। और देखिए कहता है इन ए पोटेंशियोमीटर वायर इट इज फाउंड दैट नो करंट passes through the galvanometer when the terminals of the cell are connected across 52 cm of the potentiometer wire. कहता है if the cell is shunted by a resistance of 5 ohm, a balance point is found when the cell is connected across 40 cm of the wire. कहता है find the internal resistance of the cell. तो अब यही वाला केस बन गया, आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। कैपिटल R कितना दिया हुआ है, 40 से कैपिटल R इज गिवन दैट इज 5 ओम, L1 इज 52 सेंटीमीटर, L2 इज 40 सेंटीमीटर। तो यहां से आपके पास स्मॉल r की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर, इट कम्स 1.5 ओम। नेक्स्ट इज कहता है पोटेंशियोमीटर वायर हैज ए लेंथ ऑफ 1.5 मीटर, resistance 10 ohm. It is connected in series with a cell of EMF 4 volt and internal resistance 5 ohm. Calculate the potential drop per unit length of the wire. अब क्या दिया हुआ है, EP की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 4 वोल्ट दी हुई है। RP की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 ओम दी हुई है। और आपके पास ये RH क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। RP कितना दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ है। RP इज गिवन 10 ओम और इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 1.5 दी हुई है। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ निकालना है तो आपके पास यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो VP बाय L कैलकुलेट करना है, EP पता है आपको, RP पता है, RH 0 है, RP पता है, और ये भी सारा क्या है आपके पास RP है। तो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ आ जाएगा, दैट कम्स 1.78 वोल्ट पर मीटर कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर 2 लॉज। जस्ट हमारे पास करंट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और किसी सर्किट की कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की हमारे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए वी हैव डिफाइंड 2 लॉज विच आर नोन एज क्रिस्टल्स लॉ, KIRCHOFFS, Kirchhoff's law. There are 2 Kirchhoff's law. One is called Kirchhoff's first law, or that is also known as junction law. This junction law, this law is based upon conservation of charge. This law is based upon conservation of charge. What it states that, कहता है at any junction total current is equal to 0. किसी भी जंक्शन के ऊपर जो टोटल करंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और ऐसे भी इसको स्टेट करते हैं कि टोटल करंट एंटरिंग इन द जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट लिविंग फ्रॉम द जंक्शन। एक्चुअली दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मींस कभी भी जंक्शन के ऊपर जो है चार्ज कलेक्ट नहीं होता। द फर्स्ट थिंग इज हियर, व्हाट इज हियर जंक्शन। सपोज आपके पास ये एक रजिस्टर है, ये दिस इज ए पार्ट ऑफ द सर्किट, दीज आर द 3 रजिस्टर्स, ऐसे ये कनेक्टेड है। इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, इसकी रेजिस्टेंस क्या है, R2 है, इसकी रेजिस्टेंस क्या है, R3 है। ये जो पॉइंट है
दिस इज कॉल्ड, इसको हमने क्या कॉल किया है, दिस इज नोन एज जंक्शन, दिस पॉइंट इज हियर कॉल्ड जंक्शन। क्लियर? तो क्या कहता है, जहां पे डिफरेंट रेजिस्टर्स मीट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जंक्शन कॉल करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहता है, टोटल करंट at the junction is equal to 0 or total current entering in the junction is equal to the total current leaving from the junction. Suppose here in this resistor current I1 is flowing, here current I2 is flowing, here I3 is flowing in this way. According to this law, it means summation of I is equal to 0, or we can say I1 plus I2 will be here equal to the I3. ये टोटल करंट जंक्शन में एंटर कर रहा है, ये करंट क्या है, बाहर कर रहा है। और हियर वी कैन सी I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। क्या करते हैं, जो जंक्शन में करंट एंटर कर रहे हैं उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, जो करंट जंक्शन से बाहर निकल रहे हैं उनको हम नेगेटिव ले लेते हैं या उल्टा करके लिख लेते हैं, और उनका सम को क्या कर देते हैं, 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। So this is the Kirchhoff's first law. This law is very helpful in just distributing the current in the circuit. किसी भी सर्किट में आपने करंट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप जंक्शन लॉ को देखते जाइए, जहां जंक्शन लॉ अगर ओबे हो रहा है तो आप जो करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो ठीक ढंग से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। सो नेक्स्ट इज द किर्चॉफ्स सेकंड लॉ, दैट इज आल्सो नोन एज लूप लॉ, उसे हम लूप लॉ भी कॉल करते हैं। दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Second law is based upon conservation of energy. According to this law, इस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है कि आपके पास किसी भी सर्किट में, किसी भी क्लोज्ड लूप में सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इन दैट क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू द सम ऑफ द ईएमएफ्स ऑफ द सेल डेवलप होता है। टोटल ईएमएफ इनक्लोज्ड इन दैट लूप इज इक्वल टू द total potential difference across in that loop, or we can say product of the currents and resistances in that loop is equal, sum of the products of the current and resistances in that loop is equal to the sum of the EMFs of the cell in the same loop. That is the loop law. Clear? तो how this loop law is applied, पहले तो मैं आपको बतलाऊंगा कि लूप होता क्या है। सपोज आपके पास इट इज ए सर्किट, इस सर्किट में क्या है, दीज आर द 5 और 6 रेजिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और डिफरेंट सेल्स लगे हुए हैं। दिस इज द रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस R2, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस R3, और ये आपके पास R4 है। Here also we are having a cell, or again we are having a resistor that is of resistance R5. Now ये जो cells लगे हुए हैं, इस सेल की EMF क्या करते हैं, E1 ले हैं, इस सेल की जो EMF है E2 है, और ये जो सेल लगा हुआ है इसकी EMF क्या है, E3 है। क्लियर? So this is the circuit. तो अब हमारे पास ये जो सेल लगे हुए हैं, आइडियल सेल लगे हुए हैं। मैंने आपको क्या कहा था, आइडियल सेल क्या होते हैं, द सेल whose EMF is whose internal resistance is equal to 0 are known as ideal cells. क्लियर? तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि लूप क्या है। ए बी सी, इसे मार्क कर लें, ए इन जंक्शंस को मार्क कर लें, ए बी सी डी, दिस इज ई एफ। फर्स्ट लूप क्या होता है, क्लोज लूप क्या है, जैसे ये ए बी सी डी ए, दिस इज ए वन लूप, दिस इज कॉल्ड लूप, एक लूप हो गया। या आपके पास बी ई एफ सी बी, ये अनदर लूप हो गया। क्लियर? और ए बी ई एफ सी डी ए, दिस इज द थर्ड लूप। तो दीज आर द 3 पॉसिबल लूप्स possible loops in this circuit. Clear? एक आपके पास कौन सा लूप है, that is A B C D A, A B C D A। दूसरा लूप क्या है, B E F C B। थर्ड लूप क्या है, A E
A, E, F, D, E. So these are the three possible loops in this circuit. Clear? अब क्या है कि how we will apply this loop law? First of all, we will distribute the current in the circuit. क्या करते हैं, अब करंट विड्रॉ कहां से करेंगे हम, क्या है समटाइम्स तो किसी सर्किट में करंट दिए होते हैं सेल से ये करंट आए, लेकिन नहीं भी दिए हुए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले व्हाट विल डू कि कोई भी हम सेल चूज कर लेते हैं, वैसे वो सेल चूज करते हैं जिसकी ईएमएफ सबसे ज्यादा हो, वहां से हम करंट, सिर्फ करंट हम उसी सेल से लेंगे. सपोज वी आर टेकिंग द करंट फ्रॉम ए सेल हुज ईएमएफ इज E1. यहां से कितना करंट विड्रॉ किया हमने, I करंट विड्रॉ किया. अब यही करंट क्या होगा, सारे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट होगा. इसमें भी करंट I फ्लो करेगा, यहां पे भी I करेगा. अब ये आपके पास जंक्शन आ गया, जहां जंक्शन आएगा वहां करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. कुछ करंट आपके पास इधर चला जाएगा, सपोज I1 इधर चला गया तो रिमेनिंग करंट जो है I माइनस I1 किस में फ्लो करेगा, वो R2 में से फ्लो करेगा. अब ये I1 इधर जाएगा, R5 में से भी I1 ही जाएगा. अब ये यहाँ पे जंक्शन आ गया, ये करंट और ये करंट आपके पास यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, टोटल करंट क्या बन जाएगा, I बन जाएगा. होता क्या है, मैंने अब बैटरी से जितना आपने पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकाला, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में करंट उतना ही एंटर करना चाहिए. क्लियर? अब आपके पास ये अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ हमने सर्किट में करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब हमारे पास 1 2 3 लूप्स हैं जिसके ऊपर हम लूप लॉ अप्लाई करेंगे. कैसे हम लूप लॉ अप्लाई करेंगे इनके ऊपर, देखिए क्या करते हैं हम, जहां हर जो जितने भी रजिस्टर हैं उन रजिस्टर के आगे हम HL लिख लेंगे. H का मतलब हाई, L का मतलब लो, मीन्स करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. HL सब जगह, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को L, पॉजिटिव टर्मिनल को H, HL सभी जगह हम HL लिख लेंगे. जहां से करंट एंटर कर रहा है जिस रजिस्टर में, उसके आगे क्या लिख लिया, H. जहां से करंट निकल रहा है उसके आगे हमने क्या लिख लिया, L लिख लिया. ठीक हो गया. H का मतलब क्या है, हाई, L का मतलब है लो, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को क्या लिख लिया, L. बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने क्या लिख लिया, H लिख लिया. क्लियर? नो प्रॉब्लम. अब सपोज करो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू अप्लाई द लूप लॉ ऑन लूप ABCDA. अब हम ABCDA के ऊपर लूप लॉ अप्लाई करते हैं. सपोज वी आर मूविंग, जिस डायरेक्शन में, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहां पे जो सर्कल ड्रॉ किया हुआ है उस सर्कल के ऊपर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एरो साइन लगा देंगे. क्लियर? अब क्या करेंगे, जब इसके ऊपर लूप लॉ अप्लाई करेंगे, हम जिस रजिस्टर में क्या हाई से H से लो की तरफ जा रहे हैं उसके अक्रॉस तो हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, और जहां पे हम L से H जा रहे हैं उसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव ले लेंगे. ठीक हो गया. If we are moving H to L, then V is taken as negative. If we are moving from L to S, then it is taken as positive. Clear? अब और सेल में भी क्या है, उस सेल की ईएमएफ क्या है, नेगेटिव लेंगे जहां पे हम S to L मूव कर रहे हैं, और उस सेल की ईएमएफ पॉजिटिव लेंगे जहां पे हम किधर मूव कर रहे हैं, H to L मूव कर रहे हैं. ठीक हो गया. Now first of all we are applying loop law on loop किसके ऊपर, ABCDA के ऊपर लूप लॉ अप्लाई कर रहे हैं. अब हम जब R1 में मूव कर रहे हैं तो वो किधर से किधर मूव कर रहे हैं, H to L मूव कर रहे हैं, तो इट मीन दैट इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस I इंटू R1 होगा. इसमें करंट I फ्लो कर रहा है. जब हम R2 में मूव कर रहे हैं तो R2 में हम किधर मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम H to L, तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा. दैट विल बी I माइनस I1 इंटू R2 होगा. क्लियर? अब इन सेल E2 वी आर मूविंग फ्रॉम L to H, तो इसका EMF क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे. दैट विल बी प्लस E2. अब हम R3 में क्या है, वी आर मूविंग फ्रॉम H to L मूव कर रहे हैं. कहां से कहां, H to L मूव कर रहे हैं,
तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, तो माइनस आई इंटू R3 ले लेंगे। अब हम E1 में किधर मूव कर रहे हैं, L2H मूव कर रहे हैं, तो इसके अक्रॉस जो EMF है, जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, वो क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। और इन सब के सम को क्या कर देंगे, जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इन दिस वे दिस लूप लॉ इज अप्लाइड। क्लियर? नाउ वी विल अप्लाई। अगर हम पहले लूप में क्लॉकवाइज चले हैं तो हमारी कोशिश रहेगी कि दूसरे लूप में भी उसी डायरेक्शन में मूव करें। तो दूसरे लूप में भी हम क्लॉकवाइज में इसके ऊपर एरो साइन अप्लाई कर दें और लूप लॉ अप्लाई कर दें। जब हम लूप BEFCB के ऊपर लूप लॉ अप्लाई करेंगे, अब रजिस्टर R4 में हम किधर जा रहे हैं, H2L जा रहे हैं, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, माइनस I1 इंटू R4 होगा। अब हम E3 में भी क्या है, L2H जा रहे हैं, तो इसकी EMF क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दैट विल बी प्लस E3। क्लियर? R5 में हम क्या है, H2L जा रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सॉरी, दिस इज I1 इंटू R4, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस R1 इंटू R5 होगा। और हम अब R2 में क्या है, वी आर मूविंग फ्रॉम L2H, किधर जा रहे हैं, L2H जा रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दैट विल बी I माइनस I1 इंटू R2 होगा, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। सो इन दिस वे वी आर अप्लाइंग द लूप लॉ। किसके ऊपर अप्लाई कर दिया, दिस इज द लूप लॉ फॉर ABCDA एंड दिस इज द लूप लॉ ऑन लूप BEFCB। तो ये दोनों के ऊपर हमने इस तरह से लूप लॉ अप्लाई कर दिया। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। आज के लिए बच्चों, जैसे आपको पता है कि ये मेरी सारी की सारी जो क्लासेस हैं, my all these classes are dedicated to this nation, dedicated to the corona warriors of this nation, dedicated to PM care fund। so बच्चों, आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। जब तक हमारे पास, वैसे तो क्या है, लाइफ में हमेशा ही ये चीज़ें ख्याल रखनी है। अपने हाथ को दिन में 2 या 3 बार एटलीस्ट, जब भी कुछ खाते हो, खाने से पहले आपने अपने हैंड जरूर वॉश करने हैं। हैंड वॉश ये नहीं कहा कि ऐसे ऐसे कर लिया। देखिए, जब भी आप साबुन से या हैंड वॉश से हैंड साफ करते हो, अच्छी तरह हाथों पे लिक्विड सोप लगा के या सॉप लगा के कम से कम 20 सेकंड तक आपने उसको रब करते रहना है। रब भी कैसे करना है, देखिए, पहले फिंगर्स को ऐसे ऐसे फंसाकर ऐसे ऐसे इनको रब करना है, फिर फिंगर्स को ऐसे ऐसे करके आपने रब करना है, फिर फिंगर्स को आपके ऐसे ऐसे करके रब करना है, फिर आपने ऐसे ऐसे करके रब करना है, फिर आपने इस तरह से करके चारों तरफ ऊपर जहां तक आपने इनको वॉश करना है। तो अच्छी तरह हैंड को 20 सेकंड, कम से कम क्या होता है 20 सेकंड तक आपने हैंड्स को इस तरह से रब करके आपने क्लीन करने हैं। उसके बाद आपने कुछ खाना है। और बच्चों, आपने ख्याल रखना है, जब कभी भी आप बाहर जाते हो, कुछ जाते हो हैं, कहीं और जाते हो, तो मुंह पर जब तक हमारे पास ये वायरस है, अपने फेस के ऊपर फेस मास्क जरूर लगा के जाना है। तो जितने भी इस तरह से हमारे पास इस कोरोना वायरस से बचने के लिए जितने भी हमारे पास मेथड्स हैं, जितनी भी हमारे पास प्रिकॉशंस है, वो उन सबको आपने अडॉप्ट करना है। कोशिश करनी है कि दिन में 2-3 बार गर्म पानी जरूर पीना है, 1-2 बार दिन में स्टीम जरूर लेनी है, तो जिससे आप क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे। और साथ में आपने जागरूक भी रहना है, जागृत भी रहना है, और इस तरह से आपने कोरोना को हराना है, इंडिया को जिताना है। तो इसके लिए हम एक शांति पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव
शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति।